दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों पटना का जो बांकेपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, यह विधानसभा चुनाव भी उपचुनाव मतलब कि यह भी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। इस सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले बार 2025 में चुनाव जीते थे और उनके राज्यसभा बनने के बाद उन्होंने यह सीट छोड़ दिया था। उसके बाद यह सीट खाली हुई थी और तब से 31 जुलाई को जो है इस सीट पर चुनाव आयोग ने इस पर बाई इलेक्शन होने का घोषणा किया है। चूंकि ये सीट जो है दोस्तों ये भाजपा द्वारा छोड़ी हुई सीट है और ऐसी वैसी सीट नहीं है। भाजपा इस सीट पर 2025 से बड़े अंतर से जीती है। जी हां, उन्होंने नितिन नवीन जो है उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो आरजेडी की महागठबंधन की वंदना गुप्ता थी, वंदना गुप्ता तो प्रशांत किशोर की कैंडिडेट, रेखा गुप्ता जो थी उनको जो है करीब 52,000 वोटों से हराया था। नितिन नवीन को मिला था वोट 98,000 और आरजेडी की कैंडिडेट को मिला था वोट 46,000 और प्रशांत किशोर के कैंडिडेट जो थे, जनसुराज पार्टी की जो कैंडिडेट थी वंदना, उनको मात्र 7,000 वोट मिले थे। तो दोस्तों अब देखिए इस सीट पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। उनमें एक दो नाम चल रहे हैं, उनमें सबसे ऊपर नाम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो स्वयं कायस्थ समाज से आते हैं, अजय आलोक जी का नाम चल रहा है। वो स्वयं एक डॉक्टर हैं, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। हालांकि 3-4 नाम भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की तरफ से केंद्र को स्वीकृति के लिए गया है। अब उसमें से किसका नाम स्वीकृत होकर आता है ये अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, जैसे कि जनसुराज ने सबसे पहले अपना कैंडिडेट प्रशांत किशोर के रूप में उतार दिया। प्रशांत किशोर के लिए कल मैंने एक वीडियो बनाया था। मुझे लगा था कि प्रशांत किशोर जो है तेजस्वी यादव से या फिर राहुल गांधी से बातचीत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक टफ चुनौती पेश करने का प्रयास करेंगे और वो तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को इस बात के लिए कन्विंस कर लेंगे कि मैं चूंकि अब यहां से खड़ा हूं तो आप लोग को उम्मीदवार उतारने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर एक अलग दुनिया में जीते हैं, डेटा ही खाते हैं, डेटा ही पीते हैं। तो उनको लग रहा होगा डेटा के अनुसार कि हो सकता है कि अगर ये लोग कैंडिडेट खड़ा करें या ना करें हम वैसे ही जीत जाएंगे। इनको ऐसा ही कुछ डेटा इंटरप्रिटेट करके दिया गया था बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के समय में। इनसे कहा गया था कि आप बेफिक्र रहिए, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर जीत रहे हैं और धुआंधार सफलता मिलने जा रही थी। आपने देखा होगा बिहार चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर कहा करते थे कि अगर 125-130 सीट आती है तो यह मेरी व्यक्तिगत हार होगी। मतलब कि इस आदमी में भी इतना अहंकार आ जाएगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार को ये अपनी व्यक्तिगत हार बता रहा था। इसलिए जनता ने इन्हें 0 सीटें दिया था। एक भी सीट इनको जिताकर नहीं भेजा जनता ने। 238 कैंडिडेट इन्होंने खड़ा किए थे। 238 में से 236 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई थी। सिर्फ 2 सीटों पर, एक मनीष कश्यप और एक केसी सिन्हा, इन दोनों कैंडिडेट ने सिर्फ अपनी जमानत बचा पाए थे, बाकी कोई नहीं। खैर,
तो प्रशांत किशोर अब राहुल गांधी या तेजस्वी यादव से बात क्यों नहीं किए, ये उनकी मर्जी है। लेकिन आज दोस्तों न्यूज आया है कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी के रूप में रेखा गुप्ता को फिर से कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। अब रेखा गुप्ता वही कैंडिडेट है जो पिछले बार 46,000 वोट लाई थी और प्रशांत किशोर के कैंडिडेट लाए थे 7,000 वोट। अब पहले तो प्रशांत किशोर को रेखा गुप्ता से ही निपटना पड़ेगा। 46,000 वोट ज्यादा होता है कि 7,000 वोट ज्यादा होता है, तो पहले प्रशांत किशोर को 46,000 वाले से लड़ना पड़ेगा, तब 98,000 वाले से लड़ना है उनको। प्रशांत किशोर की दुविधा देखिए दोस्तों। अच्छा, रेखा गुप्ता जो है वो तेली समाज से आती हैं और तेली समाज की जो समाज होता है उनका वो अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसका मतलब आप समझिए कि रेखा गुप्ता का उस क्षेत्र के जो वैश्य समाज हैं, जो लाला कम्युनिटी है, उनके ऊपर अच्छा खासा पकड़ है। ठीक है ना, नंबर 2 पर आ जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हालांकि वहां की बांकेपुर की जो डेमोग्राफी है वहां ये दिखाती है कि वहां पे सवर्ण समाज का दबदबा है, चाहे वो कायस्थ हो, चाहे वो लाला कम्युनिटी हो, चाहे वो बनिया कम्युनिटी हो, चाहे वो भूमियार कम्युनिटी हो, राजपूत कम्युनिटी हो, वैश्य कम्युनिटी हो, सारे कम्युनिटी का संगम है वो स्थान। मुस्लिम कम्युनिटी भी है, 8% मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं। तो ये एक बहुत ही सुनहरा अच्छा क्षेत्र बन जाता है जो कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सूट करती है। तभी तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ 40 साल से जीत रहे थे। नितिन नवीन यहाँ से 5 बार से विधायक थे और उससे पहले उनके पिताजी उस सीट से जीत रहे थे। अब जब आरजेडी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया है, उसके बाद कांग्रेस जो है रोना रोना शुरू कर दिया है। कांग्रेस कह रही है कि ये उनकी परंपरागत सीट है, ये इसलिए ये सीट कांग्रेस को मिलना चाहिए था। भैया मुझे कांग्रेस को तो समझ में नहीं आता है, परंपरागत सीट मतलब तुमको पता भी है होता है क्या? जैसे कि आप कह सकते हैं कि अमेठी जो है कांग्रेस की परंपरागत सीट है, रायबरेली जो है कांग्रेस की परंपरागत सीट है। इन दोनों को आप कह सकते हैं क्योंकि वहां से कांग्रेस के लगातार जीतते जा रहे हैं। 1 या 2 बार होता होगा जिसे आप अपवाद कह सकते हैं कि दूसरे दल के नेता वहां से जीते हों। तो पिछले 40 वर्षों से बांकेपुर विधानसभा जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो फिर यह सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट कैसे हुई भाई? सिर्फ वहां चुनाव लड़ लेने से परंपरागत सीट नहीं कहलाती है। और ये जो आरजेडी की जो कैंडिडेट है रेखा गुप्ता, वो भी पहले कांग्रेस की ही कैंडिडेट थी, उम्मीदवार थी, कांग्रेस वाली ही थी। 2023 में ये कांग्रेस छोड़कर आरजेडी ज्वाइन की थी, क्योंकि कांग्रेस को तो पता ही अपने अच्छे लोगों को ये संभाल कर रख नहीं पाती है, तो दूसरे दलों में लोग ठिकाना खोजते हैं। तो यही हाल हुआ है कांग्रेस का। तो अब देखिए लालू प्रसाद यादव के दूसरे बेटे जो है तेज प्रताप, उन्होंने भी जनशक्ति जनता दल से अपना कैंडिडेट घोषित वहां पर कर दिया है। तो इन लोग का तो दूध भात है, पार्टी है तो कैंडिडेट उतारना है तो इसलिए उतार दिए, हालांकि उनका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, दो मजबूत दलों ने जो है अपने अपने कैंडिडेट वहां से उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आना बाकी है, तो ही मुकाबला पता चल पाएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है या जाता हुआ दिखाई देगा। और अभी तो साफ स्पष्ट है कि महागठबंधन में भी लड़ाई चल रही है और प्रशांत किशोर भी किसी भी तरह के दल में शामिल नहीं है। तो ये मुकाबला मेरे ख्याल से अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो त्रिकोणीय मुकाबला टाइप से होता हुआ दिख रहा है। बाकी रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा कि त्रिकोणीय है या एक तरफा है, ये तो बाद में चलेगा पता। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि बांकेपुर में क्या होने वाला है, किसकी जीत होते हुए आपको दिख रही है। कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।